आगे डिस्क्राइब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसको डिस्क्राइब करिए। तो इसमें कुछ है नहीं, फिगर बनानी है आपको और उसके बारे में लिखना है, और कुछ है नहीं ये थियरी में, यानी 2 मार्क में आ सकती है। ये थियरी आए तो 2 मार्क में आ सकती है। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि IMP है, लेकिन यंग डबल स्लिट जो पूरा थियरी आगे जो हम पढ़े सारे डेरिवेशन वो IMP है। ठीक है, ये तो 2 मार्क में आ सकता है। तो क्या करना है, फिगर बनानी है। ये स्लिट S, ये S से S1 और S2 दोनों का डिस्टेंस सेम रखना है। S1 S2 का डिस्टेंस सेम टू सेम होना चाहिए, राइट। और स्क्रीन दूर रखना है, स्क्रीन जो है वो बहुत ही दूर रखना है। और यहाँ पर हमें ये स्क्रीन है, यहाँ पर हमें फ्रिंज दिखेगी। अलग अलग फ्रिंज हमें दिखेगी, डार्क और लाइट डार्क फ्रिंज मिलेगी इस तरीके से हमें। इस तरीके से कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यंग ने किया क्या था, यंग वह पहला साइंटिस्ट था जिसने कोहेरेंट सोर्स बनाया, डिस्कवर किया, यानी ही फाउंड कोहेरेंट सोर्स वेरी फर्स्ट टाइम। और उससे क्या मिला, ये इस तरीके का स्टेशनरी इंटरफेरेंस मिला। ये हो गई इंटेंसिटी आई, राइट। और ये आपका हो गया पाथ डिफरेंस, ये 0, ये 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा अप टू n लैम्बडा, सेम टू सेम। इंटेंसिटी विल बी सेम, width of all fringe are same, width same, intensity same, right। हो गई मैक्स, आई मैक्स। तो और ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज अरेंज ऑल्टरनेटिवली। यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्राइट और डार्क की जो फ्रिंज है वो अरेंज हुई है ऑल्टरनेटिवली, एक के बाद एक। यदि हम बीटा, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, बीटा 5 mm रखें तो ये 0 -50 +50, और यदि बीटा कम रखे 1 mm रखे, 1 मिलीमीटर, तो फिर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर ये फ्रिंज जो है वो एकदम करीब करीब मिलेगी और ये थोड़ी सी बेंड मिलेगी इस तरीके से। कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा, राइट। और यहाँ पर स्ट्रेट, तो बीटा की वैल्यू आप क्या रखते हो उसके ऊपर है पूरा। यहाँ से लाइट आपको स्ट्राइक करनी है, इंसिडेंट करनी है, हैविंग वेवलेंथ लैम्बडा। तो सोर्स से लाइट आई, स्लिट पर टकराई, स्लिट में से एक वेव फ्रंट टकराया, वेव फ्रंट में से अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स
वो सभी पॉइंट्स, सभी एटम्स behave as secondary independent source and they are producing small spherical wavelets. वो spherical wavelet आके टकराए S1S2 पर, और S1S2 एकदम पास है, इतने पास कि उस पर जो वेव फ्रंट टकराएगा वो दो हिस्सों में बट जाएगा। वो जो भी नया वेव फ्रंट टकराएगा स्फेरिकल, वो दो पार्ट में बट जाएगा, एक ही वेव फ्रंट स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू पार्ट, डिवाइड हो जाएगा इनटू टू इक्वल पार्ट, और वही दो जो डिवाइड हुए पार्ट वो हैं टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब अगेन हाइगेन्स प्रिंसिपल लगेगा कि ऑल पार्टिकल ऑफ वेव फ्रंट बिहेव एज इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग स्मॉल स्फेरिकल वेवलेट। तो ये यहाँ से भी स्फेरिकल वेवलेट प्रोड्यूस होंगे, और स्क्रीन बहुत दूर है, ये स्क्रीन कहाँ है, बहुत दूर, तो जाएगा और वहाँ जाके वो एक दूसरे से टकराएगा, राइट। और फिर ये सुपरपोज होने के बाद इंटरफेरेंस हमें इस तरीके का दिखेगा। ये इंटरफेरेंस यहाँ दिखा, तो पहले आप देख लो, इतनी फिगर बनानी है और लिखोगे क्या, दूसरा पॉइंट जिसमें हमें लिखना है हाइगेन्स में। पॉइंट नंबर 1, हाइगेन्स नहीं, यंग में क्या लिखना है, तो यंग डिस्कवर्ड coherent sources, two coherent sources, very first time in laboratory. Second, by splitting a wavefront he did we can get stationary interference on the screen by two superpose views which comes out from two coherent sources, राइट। तो हमें स्टेशनरी इंटरफेरेंस मिलता है। क्या दिखा वो स्टेशनरी इंटरफेरेंस में, क्या दिखा, तो ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज are arranged alternatively in this interference, right? All fringe have same intensity and width. तो सभी जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी सेम है और विड्थ भी सेम है, डार्क में भी सेम रहेगा, राइट। तो बस 2 मार्क में हमें ये काम करना है बेटा, सारे फिगर बना लो। अच्छा, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि वन स्लीट ऑन स्क्रीन ए, वन स्लीट इज प्लेस्ड, या फिर फॉर्म ऑन अ क्या बोलते हैं इसको,
कोई भी पुट्ठा है, ये मतलब पेज है, और उसमें आपने एक स्लिट बना दी, यानी एक ब्लेड से काट दिया, थोड़ा सा पोर्शन, एक पेज लिया, एक पन्ना लिया और उसके बीच में एक ब्लेड से पन्ना थोड़ा काट दिया, यानी स्लिट बना दी, फिर उस पर लाइट इंसिडेंट करी। कोई भी लाइट इंसिडेंट कर सकते हो, वाइट लाइट, कोई भी जो भी आपके पास लाइट हो वो, फिर उससे SS1 SS2 सेम रहे, वैसे ये जो बी वाला पुट्ठा है, यानी बी वाला जो पेज है या फिर पन्ना है, उस पर वापस 2 स्लिट, लेकिन ध्यान रखना है दोनों के बीच बहुत कम डिस्टेंस रखना है, मिलीमीटर, इन मिलीमीटर। तो ये सारी चीज़ें जो पहले भी मैंने आपको पढ़ाई थी, और ये मीटर में रखना है, ये डिस्टेंस मीटर में रखना है, राइट, इन मीटर। तो आगे पढ़ा चुका हूँ बेटा, ये SS1 और SS2 डिस्टेंस सेम रखना है, और एक S1 S2 मिलीमीटर ऑर्डर में रखना है, मिलीमीटर ऑर्डर में। तो ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ये बात आप वापस लिख सकते हो क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। ओके, बाकी सुपरपोजिशन आ गया, जो प्रिंसिपल है, क्या इसने क्या ढूंढा वो आ गया, सारी चीज़ें आ गई। 2 मार्क में और कितना लिखेंगे, क्योंकि सारी बातें तो मेन मैंने कवर कर ली है, और NCERT से थोड़ा ज़्यादा ही है हमारा। ओके, डन। चले, हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि यंग ने क्या किया था, उस टाइम ये सब था नहीं, ये तो थोड़ा एडवांस फिगर है, उसके बाद आया। पहले, सबसे पहले उसने हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो उसने यहाँ पिन होल करे थे, ऐसे काटे नहीं थे, स्लिट नहीं रखा था, सिर्फ होल थे, पिन होल, यानी टाँकनी थी होल करे लो, तो टाँकनी थी शू करे तो होल, और यहाँ पर भी 2 होल रख कर किए थे उसने, यहाँ पर भी क्या किए थे, ऐसे 2 होल बनाए थे इस तरीके से, S1 S2, और पहले में भी एक होल ही बनाया था जिसको S नेम दिया था, फिर S1 S2, कुछ इस तरीके से किया था उसने, पिन होल थे। और ये लाइट नहीं थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं थी, सनलाइट यूज किया था उसने। कौन सा लाइट यूज किया था उस टाइम, सनलाइट। यंग ने सनलाइट सोर्स के रूप में यूज किया था, सनलाइट से ही इसने ये ढूंढा था, राइट। लेकिन ये हिस्ट्री है, बहुत पुरानी बात, हमारी बुक के हिसाब से हमें यही ड्रॉ करना है। ये तो हम गूगल करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे तो ये मिलेगा हमें सब। चले, ये तो कर दिया था लास्ट लेक्चर में, सम्स हो गए थे यंग के। तो यंग यहाँ ख़त्म, इंटरफेरेंस टोटली ओवर। आज क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफ्रैक्शन, टॉपिक 3 डिफ्रैक्शन आए। व्हाट इज द डिफ्रैक्शन, हु डिस्कवर्ड इट, व्हाट काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन फिनोमिनन अकर इन वेव्स, तो ये है, राइट। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ से, तो ये जो ओपेक है उसकी एज से, जो भी ओपेक होता है उसकी एज से लाइट का मुड़ जाना, बेंड हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, यानी द फिनोमिनन इन विच लाइट क्या करती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है एट एज ऑफ ओपेक ऑब्स्टेकल। किसने डिस्कवर करा इसको, ग्रिमाल्डी ने डिस्कवर करा था, ग्रिमाल्डी ने। तो एक टॉपिक, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट व्हाट इज डिफ्रैक्शन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन फिनोमिनन अकर इन वेव्स, तो व्हाट काइंड ऑफ, 2 टाइप के थे, फ्रोनहोफर और फ्रेनल, ये दोनों ने इसको ढूंढा था, यानी 2 डिफ्रैक्शन थे, फ्रेनल डिफ्रैक्शन, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, लेकिन ये डिलीटेड में चला गया, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल लिख सकते हो, वेव, ये जो डिफ्रैक्शन है कौन से वेव में देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। अच्छा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये लिख सकते हैं, डिपेंड्स लिख सकते हैं। तो 2 मार्क की छोटी थ्योरी है, 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं और ये डेफिनेशन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट और 2 मार्क की थियरी डन हो गई। यहाँ कितने टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, तो बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक फ्रेनल होता है, दूसरा फ्रोनहोफर होता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि वो निकल चुका है, फ्रोनहोफर, तो ये पुराना सिलेबस है, फ्रोनहोफर और फ्रेनल, फ्रेनल एस भी है स्पेल में, लेकिन फ्रेनल ही बोला जाता है। और फ्रोनहोफर, 2 टाइप थे, लेकिन ये डिलीटेड में है, ये पूरा डिलीटेड।
तो हम इस तरीके से 4 पॉइंट लिख सकते हैं अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो, व्हाट इज डिफ्रैक्शन? तो बेंडिंग ऑफ लाइट, a bending of light in which a bending of light कहाँ से? at edge of opaque, a bending of light at edge of opaque, such phenomenon is called diffraction of light, a bending of light at edge of opaque, यानी कोई ऐसा ओपेक है उसकी धार से लाइट का मुड़ जाना ही डिफ्रैक्शन कहलाता है। स्टोरी तो ये है कि न्यूटन भाई साहब ये मान नहीं रहे थे। उनका आर्ग्यूमेंट था कि यदि लाइट बेंड होती तो दरवाज़ा बंद है तो उससे दरवाजे के उस साइड जो बंदा खड़ा है वो हमें दिख जाता। यदि लाइट मुड़ती तो कोई चीज़ हमें क्यों दिखती है? क्योंकि उस पर लाइट गिरती है और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर गिरती है, फिर आँख के अपने रेटिना पर इमेज गिराता है तो वो हमें दिख जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कोई चीज़ हमें क्यों दिखती है। हाँ, यदि वो चीज़ पर लाइट गिरती है फिर भी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर रेज नहीं आते तो हमें वो चीज़ दिखना बंद हो जाता है। होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। तो हमें ये पता है, पूरा साइंस पता है, प्रोसेस पता है। तो न्यूटन ने वही चीज़ आर्ग्यूमेंट के रूप में ली थी कि दरवाज़ा बंद है और दूसरे साइड कोई बंदा खड़ा है तो उसका आवाज़ सुन सकते हैं, यानी साउंड वेव का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन लाइट नहीं है, उसका डिफ्रैक्शन नहीं है क्योंकि वो दिखता नहीं है बंदा जो दरवाजे के उस साइड खड़ा है। तो न्यूटन ने इसको नहीं माना था कि लाइट का डिफ्रैक्शन होता है। उसने ना बोल दिया था कि रॉन्ग है, गलत है, राइट। किसने ढूंढा था? किसने? तो ये ढूंढने वाला बंदा था अपना उसका नेम है ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी डिस्कवर्ड, यानी इट इज डिस्कवर्ड बाय ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी डिस्कवर्ड दिस फिनोमिनन। या फिर डिफ्रैक्शन इज डिस्कवर्ड बाय ग्रिमाल्डी, ये लिख सकते हो। तो ग्रिमाल्डी नामक साइंटिस्ट था, उसने ये ढूंढा था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट बताया था, उसी का उसने यूज करके ये ढूंढा था पार्टी ने। और उसने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि डिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी विड्थ ऑफ स्लिट। तो स्लिट जितनी कम रखेंगे उतना बेंडिंग होगा। यानी समझो कि एक दरवाज़ा है, उसमें से आप सीधे सीधे निकल जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा है तो आपको बेंड नहीं होना पड़ता। लेकिन समझो दरवाज़ा आधा बंद कर दिया और आपको बोला कि अब जाओ, तो आपको बेंड होना पड़ेगा। कहाँ से? वो जो एज होती है वहाँ से ही आप वो उसको देख के ही झुकते हो, नहीं तो लग जाएगी, इसलिए आप झुकते हो, राइट। तो वही है, लाइट भी सेम हमारे जैसा ही लाइट, और उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल तो डिफ्रैक्शन कौन से वेव्स का होता है? लाइट वेव, फिर साउंड वेव। सर ये लाइट वेव मतलब विजिबल 400 to 800, 400 से 800, 400 to 800 नैनोमीटर के बीच में जिसकी वेवलेंथ पड़ती है वो। फिर साउंड वेव हो गया, तो ये एटसेट्रा, ये सब का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, राइट। लाइट वेव, साउंड वेव आर डिफ्रैक्ट एट एज ऑफ
ऑब्स्टेकल या फिर ओपेक, राइट। आगे डिपेंड्स, तो इट डिपेंड्स, इट्स डायरेक्टली डिपेंड, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, वेवलेंथ। और दूसरा, अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं? थीटा से, थीटा से डिनोट किया जाता है, बैंड यानी थीटा, थीटा से इसको डिनोट किया जाता है। इट इज और इनवर्सली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द width of slit, width of slit या फिर ओपेक, ओपेक की जो विड्थ होती है उस पर वो इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी थीटा वेरीज एज लैम्बडा डायरेक्ट और ये ए से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये है उसका फॉर्मूला, हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चले, एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, वेरी मोस्ट आईएमपी, ये हमें पढ़ना है। आप राइट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? तो दोनों सुपरपोज होके ही बनते हैं फिनोमिनन। बाय सुपरपोजिंग टू और मोर वेव्स आर प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ, सच टाइप ऑफ पैटर्न, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। दोनों में होता क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है दोनों में, राइट। दोनों में सुपरपोज, वेव्स सुपरपोज होते हैं और उसके कारण ये होता है, फिनोमिनन मिलता है हमें, दोनों में सेम चीज। तो सिमिलरिटी तो मैंने बता दी आपको। अच्छा, दोनों में लाइट वेव यूज होते हैं। डिफरेंस क्या है? हमें यहाँ डिफरेंस पूछा है, तो हम सिमिलरिटी तो नहीं लिख सकते, डिफरेंस लिखना पड़ेगा हमें। तो ये थियरी में हमें डिफरेंस, अभी मैं सिर्फ बोल देता हूँ, बाद में लिख लेंगे कि क्या, क्योंकि इंटरफेरेंस हमारा हो चुका है। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या थी? अ फिजिकल पैटर्न, अ फिजिकल पैटर्न विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर वेव्स आर सुपरपोज्ड टू ईच अदर, सच पैटर्न इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जबकि डिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट, ये था डिफ्रैक्शन। तो दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे और क्या लिखेंगे? ग्राफ बनाएंगे, आई थीटा ग्राफ। फिर थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे भाई दोनों में इंटेंसिटी का फॉर्मूला। फोर्थ पॉइंट में हम विड्थ और इंटेंसिटी समझाएंगे। विड्थ और इंटेंसिटी इसमें सेम रहती है, इसमें सेम रहती है इंटरफेरेंस में। जबकि डिफ्रैक्शन में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी ज़्यादा होगी, फिर ये डिक्रीज होती जाएगी। ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ और इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, बाकी की कम होती जाएगी। तो ये चार पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें डिफरेंस में, राइट। दोनों का डिफरेंस, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या कि भाई डार्क, इसमें जो डार्क होता है, डार्क फ्रिंज, वो टोटली डार्क होता है। जो हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं उसमें डार्क फ्रिंज मिलती है, वो डार्क फ्रिंज टोटल डार्क होती है, जीरो होता है, इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। जबकि इसमें मिनिमा वर्ड आएगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए मिनिमा वर्ड आएगा, वो मिनिमा में इंटेंसिटी टोटल जीरो नहीं होती। तो ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। कौन सा सर? डार्क वाला बेटा, डार्क वाला डिस्ट्रक्टिव में। तो सिर्फ पॉइंट हमने बना लिए, बराबर। तो आपको फायदा क्या होगा कि इंटरफेरेंस पूछा है या फिर डिफ्रैक्शन, ये 5 तो लिख ही सकते हो, फिगर बना सकते हो, 6 नंबर में फिगर बना सकते हो, 7 में फॉर्मूला लिख सकते हो, 8 में एग्जाम्पल डाल सकते हो दोनों के, इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल क्या है और डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। डिफ्रैक्शन
ब्लेड को दो रख दो, ब्लेड को इस तरीके से रख दो, इस तरीके से दोनों ब्लेड को रख दो, तो दोनों जो ब्लेड आपने रखी उसके बीच यहाँ एक स्लिट बनेगी, यहाँ पर एक स्लिट बनेगी, ये 1 स्लिट, यहाँ 1 स्लिट बनेगी और उससे डिफ्रैक्शन बढ़िया वाला मिलता है, राइट। फिर एनसीईआरटी बोलती है कि भाई जो सीडी प्लेयर आता है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी प्लेयर में जो डिस्क फरती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क पर कलर दिखते हैं, अलग अलग कलर, वो डिफ्रैक्शन के कारण दिखते हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। इंटरफेरेंस तो मैंने बताया था, जिब्रा क्रॉसिंग वाला आपको, और उसके 2 टाइप है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। चलो, तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चैप्टर के 2 मेन टॉपिक कवर हो जाते उसमें, कोई भी पूछा है आप वो पॉइंट तो लिख ही सकते हो। अब आए मोस्ट टाइम पे डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, इसको कैसे मैनेज करोगे यानी लिखोगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, इसको डिफाइन कर लो। अच्छा, डिफ्रैक्शन तो करा दिया मैंने, तो वो पॉइंट यहाँ लिख सकते हो आप, मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि हो चुका है हमारा, तो सीधा फिगर बना देता हूँ मैं। ये हो गया 1 स्लिट, ये 1 स्लिट, नेमिंग LN। यहाँ से वेव्स आएंगे और टकराएंगे, राइट, स्ट्राइक होंगे इसके ऊपर, हैविंग वेवलेंथ लैम्बडा, इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्बडा, और ये यहाँ पर आके टकराएंगे, यानी प्लेन वेव, प्लेन वेव। ये मिडल पॉइंट है M। अब ये जो वेव है वो सीधे सीधे जाएंगे, यानी कोई मुड़ेगा नहीं, यहाँ से कोई मुड़ा नहीं, सीधा सीधा, यानी कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, और ये गया सेंटर की ओर, कोई डिफ्रैक्ट नहीं हुआ, कोई बेंड नहीं हुआ, सीधा सीधा चला गया। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, बोले तो थीटा ज़ीरो, ये the waves comes out from one slit at angle 0, they are superposed to each other and constructive interference is formed. Such phenomenon is called central maxima. तो सेंट्रल मैक्सिमा यानी लाइट ही लाइट दिखती है, बहुत ज़्यादा लाइट दिखती है, जैसे कार लेके हम जाते हैं और रोड पर बीचों बीच जो दिखता है वो। अब ये थीटा मुड़ा, देखो, यानी कार में से जो लाइट निकलती है तो आजू बाजू भी थोड़ी फैलती है, तो आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ इतना लाइट नहीं दिखेगा जितना सेंटर में दिखता है। देख लो बेटा, तो ये थीटा एंगल पर मुड़ा, देख लो। तो क्या हुआ सर? तो बेटा ये हुआ यूँ कि ये जो LM के वेव्स है, यानी हाइगेंस बता रहा है कि ऑल पार्टिकल ऑफ वेव फ्रंट बिहेव एज इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग स्मॉल स्फेरिकल वेवलेट। तो ये जो वेवलेट यहाँ से निकलेंगे उनकी इफेक्ट ये लोग मार देते हैं, और इसलिए यहाँ मिनिमा मिल जाता है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो ये है। तो सर फर्स्ट मैक्सिमा कैसे मिलेगा? इसको 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा, और कंडीशन निकालने के लिए हमें पाथ लेंथ चाहिए, पाथ डिफरेंस। तो इसका पाथ से इसका छोटा वाला पाथ है, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो कैसे ढूंढेंगे? वो ढूंढने के लिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है, साइन थीटा ले लेना है। साइन थीटा इट इज इक्वल टू, इसकी विड्थ सपोज करनी है a है, और ये a/2 ये λ/2, ये लैम्बडा। तो इस तरीके से अब साइन थीटा टेक कर लेना है। यहाँ साइन थीटा ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए अप्रोक्स थीटा, और ये हो गया लैम्बडा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, λ/a।
फॉर फर्स्ट मिनिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये फर्स्ट ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर में ये हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 लैम्बडा बाई। थर्ड ऑर्डर में हो जाएगा 3 थीटा, तो 3 लैम्बडा बाई। इसी तरीके से फॉर n, तो n थीटा इक्वल टू n लैम्बडा बाई ए। ये हो जाएगा उसका कंडीशन फर्स्ट मिनिमा। ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, और ये nth ऑर्डर मिनिमा। ये फर्स्ट मिनिमा और ये nth ऑर्डर मिनिमा। सेम यहां पर 3 पार्ट में इसको बांटना पड़ेगा, 3 पार्ट में, 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तो हमें फर्स्ट मैक्सिमा भी मिलता है। तीन हिस्सों में इसको बांटना पड़ेगा, राइट। और ये थीटा डैश से मुड़ता है, थीटा डैश, एम, एल, एन। इसका एंगल जो है वो है थीटा डैश, थीटा डैश, थीटा डैश, यानी साइन थीटा डैश इट इज इक्वल टू ये लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाई 2 लेना पड़ेगा। और ये a बाई 3, a बाई 3, a बाई 3, 3 पार्ट में इसको बांटना पड़ेगा, तब जाके हमें, तो ऑपोजिट साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया टोटल ए। तो ये कंडीशन मिली हमें फॉर स्मॉल एंगल, ये हो जाएगा थीटा डैश। तो फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन है, फर्स्ट मैक्सिमा, राइट। ये सेंट्रल मैक्सिमा का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये 2 फिगर हमें बनानी पड़ेगी। ये जाएगा 2Q, और एक तीसरी फिगर बनानी है, यानी 3 फिगर NCERT की हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फिगर के ही मार्क है, वैसे देखो तो अंदर तो कोई पढ़ता नहीं है, ये देख के ही इम्प्रेस हो जाना चाहिए। इतनी बढ़िया फिगर बनानी है आपको एग्जाम में। ये हो गया आपका यहाँ से वेव्स इंसिडेंट करो, हैविंग लैम्बडा वेवलेंथ। ये हो गया एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब ये वेव बनेगा कुछ इस तरीके से, देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होगा बेटा, राइट। यानी x, तो ये भी x, सेम डिस्टेंस होना चाहिए थीटा, और ये हो जाएगा 2 थीटा, थीटा थीटा, यानी टोटल विड्थ हो जाएगी 2 थीटा इज इक्वल टू 2x, टोटल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की टोटल विड्थ कितनी होगी, तो एंगुलर पूछे तो 2 थीटा, और लीनियर पूछे तो 2x, लीनियर पूछे तो 2x। और ये 1 स्लिट है, 1 स्लिट है, यहाँ से वेव्स निकलते हैं और सुपरपोज होके ये बनाते हैं। ये देख लो, ये लाइट हो गई है, फिर ये छोड़ देना है, फिर यहाँ से, तो इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, और थोड़ा डार्क करना है, और ये सबसे डार्क होना चाहिए, ये वाला, ये सबसे डार्क बनाना है आपको, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से मैं जो बना रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में बनाना है, पेंसिल या पेन से।
पेंसिल ही यूज करो। देख लो, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा हमें, राइट। ये एक्स एक्स और ये भी एक्स, टोटल 2x, टोटल 2x। तो टोटल में तो ये फिगर एनसीईआरटी की हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये थियरी आती है तो। बाय डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन बाय वन स्लिट, देख लीजिए। और फॉर्मूला डेरिवेशन मैंने समझा दी है, साइन लेना पड़ेगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। इसमें 3 पार्ट करना पड़ेगा, इसमें 2 पार्ट, और वो फिनोमिनन दिखाता है। हाउ टू राइट वो देख लेते हैं। तो सपोज या फिर लेट ln इक्वल टू a, lm इक्वल टू mn इक्वल टू a/2, लैम्बडा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ incident waves, right? The waves comes out from one slit at angle 0, they are superposed to each other and constructive interference is formed on the screen. Such diffraction is called central maxima. तो इसमें ऐसा क्या खास है? तो वो एंगल थीटा 0, यही खास है, वही खास है। और सेंट्रल मैक्सिमा, इसमें कोई क्या बोलते हैं, इसमें वन स्लिट, ओके, राइट। और सुपरपोज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें कोई फिगर में क्या है कि आपको फॉर्मूला नहीं करना है सेंट्रल मैक्सिमा में। अब आए फर्स्ट मिनिमा, तो सेम लैंग्वेज मेंटेन करो। द वेव्स कम्स आउट फ्रॉम, यानी आसान थियरी बना दी आपके लिए मैंने। द वेव्स कम्स आउट फ्रॉम वन स्लिट एट एंगल थीटा, देख लीजिए। दे आर superposed to each other and कौन सा डिस्ट्रक्टिव interference is formed. On the screen at point P. Due to LM, due to the waves of LM and LN are LN नहीं, MN are cancel to each other, तो ये क्यों हुआ? तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेव्स ऑफ LM एंड MN आर कैंसल टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को मार देते हैं, इसलिए ये हुआ। एंड सच फिनोमिनन या फिर सच डिफ्रैक्शन इज
इज कॉल्ड फर्स्ट मिनीमा। फिर फॉर्मूला तो मैंने आगे बताया था, सेम चिपका देना है। तो फर्स्ट के लिए लैम्बडा बाई ए फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर आपको पता ही है क्या करना है, वो भी सिखाया था मैंने। सेकंड के लिए 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा अप टू n लैम्बडा, 2 लैम्बडा बाई ए 3 लैम्बडा बाई ए अप टू n लैम्बडा बाई ए। तो nth ऑर्डर के लिए हो जाएगा n लैम्बडा बाई ए। अब सेम लैंग्वेज मेंटेन करो बेटा, लास्ट भी लिख दो। द वेव्स कम्स आउट फ्रॉम वन स्लिट एट एंगल थीटा डैश, दे आर सुपरपोज टू ईच अदर एंड डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट Q ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ LM एंड MN आर कैंसल टू ईच अदर। बट एक तीसरा भी था, 3 पार्ट में बांटा था, वो बनाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। फॉर्मूला आपको पता है, तो लैंग्वेज मेंटेन करो तो हो गया। ये सिर्फ डिफरेंस हमें लिखना बाकी है, उसके भी पॉइंट तो मैंने करवा दिए हैं, सिर्फ नोट लिखनी बाकी रखी है मैंने। ठीक है, आज यहाँ रुकते हैं।